चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जीआईएस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जीआईएस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एक दो टॉपिक और है। तो इस प्रकार हमारा जो आईटी ट्रेंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जीआईएस की बात करें तो जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है जीआईएस। इसको समझाने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ इंटरनेट में। तो हम ओपन करते हैं गूगल क्रोम। इस प्रकार से हमने गूगल क्रोम ओपन करे, यानी कि आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए गूगल, या फिर ऊपर जाकर आप www.google.com खोलिए। यहाँ पे आपको जो है गूगल मैप में जाना है। आई होप ये चीज़ आपको सबको पता होगी। गूगल मैप का उपयोग आप मोबाइल फ़ोन में उपयोग करते होंगे। इस प्रकार मैं गूगल मैप को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई लोकेशन आप देख रहे हो, ठीक है, लोकेशन आप देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस प्रकार से। मतलब ये जो है ये मैप आप किस पैटर्न में देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपको देखने को मिलेगा, देखिए अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए बहुत सारे पैटर्न, मतलब एक सैटेलाइट व्यू में देख सकते हैं जिसमें ग्लोब व्यू भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ग्लोब व्यू को आप ऑफ कर सकते हैं। सैटेलाइट व्यू करोगे तो आप देखिए इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए सैटेलाइट व्यू में मतलब जिस प्रकार उपग्रह के माध्यम से देखा जाता है उसी प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए पूरी जो जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का देखिए मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम स्क्रॉल आगे की ओर करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे देखिए छिंदवाड़ा जिला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। और अन्य जो ज़िले हैं वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ सैटेलाइट व्यू में भी आप ग्लोब में करना चाहे तो देखिए आपको जो है, देखिए ये ग्लोब पैटर्न में दिख रहा है। मतलब जो पृथ्वी हमारी है, ग्लोब, जो ग्लोब रहता है मतलब एक प्रकार से काल्पनिक रूप पृथ्वी का, उसके पैटर्न में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं देखना है, मतलब आप देखिए ग्लोब पैटर्न में तो देखना चाह रहे हो पर डिफ़ॉल्ट देखना चाह रहे हो, तो देखिए ये देखिए इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी जगह की, मतलब पृथ्वी के अंतर्गत किसी भी जगह की क्या करना है, एक प्रकार से अलग अलग व्यू में, जैसे मतलब सैटेलाइट व्यू में उसको निकालना है या फिर कोई अन्य व्यू में, तो अलग अलग प्रकार के व्यू में उस स्थान की जो चित्र है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब इस चित्र के माध्यम से अगर कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम, जीआईएस सॉफ्टवेयर, तो इस चित्र को हम कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ये जो चित्र है, जो पिक्चर है, उसको कैप्चर किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है या फिर उसको स्टोर किया जा सकता है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये किस में काम कर रहे हैं, हम गूगल मैप में काम कर रहा है। उसी के जैसे ही हम अगर बात करें यहाँ पे, हम चलें जीआईएस की, तो जीआईएस भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ काम करता है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड आपको इस प्रकार से दिखेगा। और अगर हम जीआईएस वर्ल्ड की अगर बात करें तो देखिए टोपोग्राफिक बेसिस आपको देखने को मिलेगा। टोपोग्राफिक मतलब जो आकृति होती है पृथ्वी के अंतर्गत, धरती में, भूपरपट्टी में, उसकी बात करें, ठीक है। देखो जोन आपको दिख रहा है, फूड प्लेन्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बैटलैंड, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है अलग अलग प्रकार से, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है उसी को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिखाना क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीआईएस कहलाएगा। इसके बारे में देखिए, ये तो गूगल मैप मैंने बता दिया आपको। जीआईएस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोला जाता है, और एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका जो है सभी प्रकार के स्थानिक, या जो स्थानिक मतलब जो एक प्रकार से पर्टिकुलर प्लेस होता है, जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है। ये सारे काम जो है जीआईएस के द्वारा किए जाते हैं। एक प्रकार का एप्लीकेशन टूल है, मतलब एक सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत देखिए कुछ सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, ILWIS या फिर IDRISE या फिर आर्क जीआईएस जिसे हम बोलते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है किसके, जीआईएस के। ये एप्लीकेशन टूल है जो कि आखिरी जो यूज़र होते हैं, अंतिम यूज़र होते हैं, उसकी कुछ क्वेरी होती है। क्वेरी मतलब कुछ सवाल होते हैं, और उसका विश्लेषण करना, उस डेटा में सुधार करना, हार्ड कॉपी मैप बनाने की अनुमति, ये सारी चीज़ें अनुमति देता है जीआईएस। सरल तरीके से जीआईएस जो है एक ऐसी पिक्चर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि पृथ्वी के संदर्भ में एक्स और वाय समन्वय, एक्स मतलब होता है इस प्रकार से, वाय तो दोनों का, जैसे देखिए पृथ्वी पर आपको पता है कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर, तो इनको हम देख सकते हैं कैसे, एक्स और वाई के रूप में। तो जो अक्षांश और देशांतर जहाँ जाके मिलती है वो पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो इसके अंतर्गत हम जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए नक्शे बनाने और उसको प्रिंट करने के लिए भी जीआईएस का उपयोग किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टारगेट जो एरिया है उसकी मैपिंग की जाती है। इसके बाद जो प्राप्त डेटा है उसके माध्यम से ऑफिस में बैठे ही पूरे क्षेत्र में सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है हम खेती साइंस के लिए कर सकते हैं।
डिफेंस के लिए कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस के लिए, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर, मैपिंग, मोबाइल आदि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब इसके कंपोनेंट की बात करें, मतलब मेन जो एलिमेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि हार्डवेयर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, कुछ डिवाइसेस होना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर होना चाहिए मतलब इसमें आप जो है जीआईएस का उपयोग करने वाले तो हार्डवेयर के साथ में उसमें सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, ताकि यूज़र और हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन बनाया जा सके। अब इसको चलाने के लिए जो है कुछ व्यक्ति होने चाहिए, तो पीपल होने ज़रूरी है, ठीक है। अब चलाए कैसे, मतलब चलाएंगे बिना कारण के तो चलाएंगे नहीं, तो डाटा होना चाहिए, ठीक है। डाटा यहाँ पे होना ज़रूरी है। उस डाटा पे काम करने के लिए अलग अलग मेथड्स होना चाहिए, किस प्रकार से आप डाटा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, रियल वर्ल्ड के डाटा को आप किस प्रकार प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ये सारे जो है एलिमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। आगे देखें हम, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखने को मिलेगा आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंटरनेट, और एस का मतलब होता है सर्विस, और पी का मतलब होता है प्रोवाइडर। मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसे हम क्या बोलेंगे, आईएसपी बोलेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि कौन आईएसपी कौन होता है, तो आंसर भी आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि आज की डेट में जो है हर कोई मोबाइल में इंटरनेट उपयोग कर रहा है, तो किसी न किसी कंपनी की सिम तो आपके मोबाइल में होगी। जैसे देखिए, जियो हो सकता है, या फिर एयरटेल हो सकता है, आइडिया वोडाफोन हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है। तो जो भी कंपनी के आप सिम चलाते हैं, इसका मतलब वो आपके मोबाइल में आईएसपी का काम करे। जैसे जियो है, जियो आपके मोबाइल में इंटरनेट सेवा प्रदान कर रही है, तो जियो क्या हो गई, आईएसपी हो गई। एयरटेल अगर प्रदान करे तो एयरटेल आईएसपी हो गई। तो कोई भी कंपनी हम देख सकते हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, आईएसपी बोलेंगे। जैसे देखिए, इंटरनेट हम डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए मीडिएटर रूप से एक कंपनी होती है जो कि सर्विस प्रदान करती है, जिसे हम आईएसपी बोलते हैं, यानी कि हमारे पीसी में इंटरनेट सर्विस यहीं से आती है। इसके लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ये भी आपको पता होगा। अब मालिक नहीं है तो कौन होगा, मतलब कैसे चलता होगा। तो देखिए, हम सभी के द्वारा, मतलब आप इंटरनेट उपयोग कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उपयोग के बदले में आपको कुछ जो है चार्जेस देना पड़ता है। तो ऐसे ही लाखों करोड़ों यूज़र है कहाँ पे, वर्ल्ड में, जो कि इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो वो अपनी सेवा के बदले, मतलब अपनी जो उनको सेवा प्रदान की जा रही है उस सेवा के बदले में कुछ चार्जेस पे कर रहा है। इसी के अनुसार जो है पूरा इंटरनेट जो है चल रहा है, यानी कि दुनिया में कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है, ठीक है। इसलिए इंटरनेट का पूरा खर्चा जो है एक व्यक्ति को मतलब सहन या वहन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य के बदले यूज़र अपने हिस्से का भुगतान करता है। नेटवर्क से सभी छोटे बड़े नेटवर्क यहाँ पे जुड़े होते हैं। जैसे लैन हो गया, लैन मतलब सबसे बड़ा वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो है बड़ी संख्या में मैन जुड़े होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसी में जो है बड़ी संख्या में लैन जुड़े होते हैं। तो छोटे नेटवर्क में, मतलब छोटे नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क बना, बड़ा नेटवर्क से और बड़ा, तो बड़े नेटवर्क में कुछ छोटे नेटवर्क जो है लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे आपस में जुड़े हैं, ठीक है। इनको जोड़ने पर होने वाली जो राशि है वो कहाँ से लाए, यह निर्णय करते हैं। यहाँ देखिए, स्कूल हो गया, स्कूल में लैन हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी लैन हो सकता है, कंपनी में भी लैन हो सकता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, मतलब अपने नेटवर्क का भुगतान खुद करते हैं। वह क्षेत्रीय नेटवर्क इस एक्सेस के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुगतान करते हैं, मतलब जो उनको इंटरनेट की सर्विस प्रदान करेगी कंपनी, उसको ये कुछ चार्जेस पे करेंगे। वह कंपनी जो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है, इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहलाती है। किसी अन्य कंपनी की तरह इंटरनेट सेवा प्रदाता भी जो है अपनी सेवाओं के लिए यूज़र से पैसा लेती है, ठीक है। और ये दो प्रकार का शुल्क लेती है। कैसे, एक तो यहाँ देखने को मिलता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो है पैसा लेती है। अब देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसा लेती है, यानी कि आज की डेट में अगर आप जो कोई कनेक्शन करवाते हो, मान लीजिए जियो फाइबर आप लगवाते हो, या फिर एयरटेल एक्सट्रीम लगवाते हो, या फिर रेल वायर लगवाते हो, बीएसएनएल का लगवाते हो, तो कोई भी कनेक्शन आप लगवाइए, उसके लिए जो बेसिक जो खर्चा है, मतलब जैसे उसका बॉक्स लगाया जाता है, मॉडेम लगाया जाता है, रूटर वगैरह, राउटर, कनेक्शन लाइन बिछाई जाती है, तो इसके लिए कुछ आपको बेसिक पेमेंट करना होता है। मान लीजिए बेसिक 2-3 हज़ार रुपये आपने पे कर दिए, ठीक है।
उसके बाद और ज़्यादा भी हो सकता है, डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मंथली आपको चार्जेस देना पड़ता है। मंथली आप 500, 600, 1000, 1200, 1500 इस प्रकार का कुछ जो है प्लान ले सकते हैं। तो आपने एक इंस्टॉलमेंट के लिए, मतलब एक प्रकार से तो इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब आपने इंस्टॉल करवाए हो उस डिवाइस को, मतलब कनेक्शन को शुरू करवाए हो इंटरनेट कनेक्शन को, तो इंस्टॉल करने का एक चार्जेस होता है। दूसरा होता है हर महीने आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक चार्जेस होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के चार्जेस इंटरनेट, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। यूज़र को इंटरनेट कनेक्शन लेने तथा इंटरनेट प्रयोग करने का जो शुल्क है आईएसपी को देना पड़ता है। आईएसपी कंपनी यूज़र से समय अवधि, दूरी, गति या डाटा डाउनलोड या अपलोड की मात्रा के अनुसार शुल्क लेती है। मतलब आपका कनेक्शन जैसा होगा वैसा आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए बीएसएनएल है, आइडिया है, रिलायंस है, सिफी, भारती, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, इनमें से देखिए कुछ कंपनी, मतलब जो है देखिए यहाँ से जो ये जो है सबसे शुरू में जो कंपनी आई थी इसमें से कुछ है, और धीरे धीरे जो है बहुत सारी कंपनी आपको वर्तमान में देखने को मिली। जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हो चुकी है। ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? बिना वायर के एक मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम जो है डेटा, वॉइस या फिर वीडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वायरलेस इनेबल डिवाइस जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें वायरलेस रहता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल में सब में वायरलेस रहता है। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में विभिन्न प्रकार का डेटा क्या करना, जो वायरलेस इनेबल डिवाइस है उसमें ट्रांसफ़र करना, जो कि फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन हमने पढ़े थे ना, वैसे। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग का प्रयोग जो है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई यानी वायरलेस फीडिबिलिटी, जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जो कि पहले हम रिचार्ज करवाते थे जीपीआरएस आदि जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसके अवधारणा की बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए बेसिक रूप से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उसमें उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो इन चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली है जिसमें बिना किसी बाधा तथा विश्वसनीयता के साथ संचार जो है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रणाली निरंतर चलती रहती है। मतलब जो कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने वाली जो प्रणाली है वो निरंतर चलते रहती है। संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, जो कि सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल यानी कि जो नियम कानून होते हैं इंटरनेट में, सर्विस जो सेवाएं होती है, बैंडविड्थ यानी कि डेटा को डाउनलोड अपलोड करने की स्थिति, और पोर्टल जो कि वेबसाइट के रूप में जाने, इन सभी की आवश्यकता होती है, चार चीज़ों की। तथा इस स्टेज में डाटा के फॉर्मेट को भी सुनिश्चित किया जाता है। इसमें मोबाइल डिवाइस और डिवाइस कंपोनेंट शामिल है, जो कि जो संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है उसको प्राप्त, मतलब सर्विस को प्राप्त कर सकती है तथा उसको एक्सेस करते हैं। इन डिवाइस में पोर्टेबल लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल होती है जिसमें डाटा को बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सभी डिवाइसेस को जो है फुल डुप्लेक्स, आप फुल डुप्लेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं मोबाइल फ़ोन कैसे, अगर मैं बात कर पा रहा हूँ जैसे आपसे फ़ोन पे किसी से, तो आप भी फटाफट जो है रिप्लाई कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी डिवाइस भी आती है जिसमें कि दो तरफ तो रहता है फुल डुप्लेक्स, परंतु वन, मतलब एक प्रकार से हाफ डुप्लेक्स हम बोल सकते हैं। तो जैसे वॉकी टॉकी आपने सुना, मतलब वॉकी टॉकी देखा भी होगा, जिसमें सामने से रिसीव हो रहा है सिग्नल तो हमको सुनना बस पड़ता है, पर हमको बोलना है तो हमको एक बटन ऑन करना पड़ता है तब हम बोल पाते हैं। तो इस प्रकार से हाफ डुप्लेक्स, पर मोबाइल डिवाइस जो है फुल डुप्लेक्स मेथड पर काम करती है, मतलब आ भी रहा डाटा और जा भी रहा डाटा। ठीक है। कॉन्फ़िगर किया जाता है फुल डुप्लेक्स मेथड, जिसमें वह एक ही समय में सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। फुल डुप्लेक्स में किसी डिवाइस को सिग्नल भेजने के लिए तब तक इंतजार नहीं करना पड़ता जब तक कि अन्य डिवाइस से सिग्नल समाप्त न कर दे। तो इस प्रकार से निरंतर चलती रहती है। मोबाइल सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मोबाइल हार्डवेयर पर चलता है तथा मोबाइल एप्लीकेशन की विशेषताओं और जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप कार्य करता है। इससे हम जो है मोबाइल डिवाइस का इंजन भी कह सकते हैं। ठीक। इसके अलावा देखिए मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर या अन्य वायरलेस डिवाइस के माध्यम से विभिन्न जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन, ऑडियो है, वीडियो है, इनका जो है प्रसारण कर सकते हैं। संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम को सुविधाजनक बनाने के लिए
प्रोटोकॉल, सर्विस, बैंडविड्थ और पोर्टल की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। यह यूज़र के लिए फ्लाइट टाइम टेबल जानने तथा टिकट संबंधी सूचनाओं को एक्सेस करने में सहायता करता है। साथ ही कंप्यूटर एडेड डिस्पैच, जिसे हम CAD बोलते हैं, इसका उपयोग करके किसी सामान के रियल टाइम शिपमेंट की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन का उपयोग ऑर्डर को ट्रैक करने, परचेस वेरिफिकेशन करने तथा डिलीवरी कंफर्मेशन करने में उपयोग किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग से ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी संभव होता है। अब बात करते हैं सेलुलर सिस्टम की। तो आप देखिए, एक छुटकी है मान लीजिए, ठीक है, और ये छुटके से बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए कॉलर और ये रिसीवर, मतलब ये सिग्नल इधर प्राप्त कर रहा है, तो ये डायरेक्ट थोड़ी होगा। मतलब यदि बात करें यहाँ से यहाँ तक सिग्नल भेजने की, तो डायरेक्ट ऐसा काम नहीं होगा। तो बीच में कुछ जो है सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। जैसे देखिए, एक टावर होता है जो कि कॉलर के द्वारा यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, तो यहाँ पे रिसीव करेगा, ठीक। अब बीच में एक स्विचिंग सेंटर भी होता है जो कि सिग्नल को उस अनुसार यहाँ पे चेंज करेगा जिसके अनुसार रिसीवर को देना है। तो बेस स्टेशन के द्वारा उसको दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इसको रिसीव किया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो जो बेस स्टेशन होता है वो टावर, मतलब देखिए यहाँ पे जो टावर होता है वो बेस स्टेशन कहलाता है, और यहाँ पे जो दूसरा बेस स्टेशन है वो भी एक टावर होता है। तो दो टावर की यहाँ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखिए हम यदि यहाँ से कॉल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको अनेक बेस स्टेशन को स्विच करना होगा, तो बीच में स्विचिंग सेंटर आपको देखने को मिलता है। तो सेलुलर सिस्टम आप देखें तो देखिए पर्टिकुलर एक जो टावर है उसमें देखिए हम जो है मतलब बेस स्टेशन जो कि लैंड एरिया मतलब ज़मीन पर रहते हैं, और अनेक सेल मिलकर जो सबसे छोटी यूनिट इसकी सेल होती है। क्या होती है? सेल। और सेल यहाँ पे जो है बेस स्टेशन का काम करती है, और अनेक बेस स्टेशन एक साथ जुड़ जाए तो यहाँ देखिए सेलुलर सिस्टम या सेलुलर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सेलुलर ट्रांसमिशन के बारे में। तो आप यहाँ देखिए, ये देखिए पर्टिकुलर एक छोटी यूनिट हमको देखने को मिलेगी, ये क्या कहलाती है? ये सेल कहलाती है। इस यूनिट को भी हम क्या बोलेंगे? सेल। और ये बेस मतलब एक प्रकार से बेसिक रूप से ये लैंड एरिया मतलब ज़मीन लेवल पर ये लगे होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ डेटा ट्रांसफ़र होगा, देखिए इस प्रकार से, और ये बहुत अधिक संख्या में हो जाए तो देखिए एक प्रकार से क्या बन जाता है? सेलुलर ट्रांसमिशन यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेलुलर नेटवर्क एक रेडियो नेटवर्क है। रेडियो नेटवर्क जो कि लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लैंड एरिया पर ये लगे होते हैं, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक सेल फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर पर सर्व किया जाता है, जिसे एक सेल साइट या बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे जो है बहुत सारी चीज़ें, देखिए टावर है, उसके साथ में सपोर्टिंग चीज़ है, तो इसको बेस स्टेशन हमने बोल दिए, ठीक है। यहाँ देखिए जब सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो वाइड ज्योग्राफिक एरिया के ऊपर रेडियो कवरेज को उपलब्ध कराते हैं। बड़ी संख्या में ट्रांसीवर्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, पेजर हो गया आदि को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। और नेटवर्क में बेस स्टेशन के द्वारा कहीं भी फिक्स्ड ट्रांसीवर टेलीफोन्स के माध्यम से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। साथ ही हम सेलुलर ट्रांसमिशन की बात करें तो सेलुलर रेडियो के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसमें ट्रांसमिशन के लिए लो पावर बेस स्टेशन की बड़ी संख्या का प्रयोग करके नेटवर्क को बनाया जाता है। प्रत्येक स्टेशन एक सीमित कवरेज एरिया, मतलब मान लीजिए एक टावर आपने देखे, तो एक इसका कंप्लीट एक एरिया होगा जिसके अंतर्गत ये काम करेगा, फिर ये दूसरे से कनेक्ट करेगा जिसके अंतर्गत ये भी काम करेगा, दोनों में यहाँ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में विभाजित होते हैं जो कि सेल के नाम से जाने जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर एक को हम सेल बोलेंगे, और इनमें से प्रत्येक एरिया को इसके अपने लो पावर रेडियो बेस स्टेशन के द्वारा सर्व किया जाता है। सेलुलर रेडियो में ट्रांसमिशन के लिए प्रत्येक एरिया अपने लो पावर रेडियो बेस स्टेशन को रखता है, और इन रेडियो स्टेशन को जो है फ्रिक्वेंसी चैनल को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है कि एक सेल में प्रयोग किए चैनल मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कुछ दूरी पर दूसरे सेल को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में MTSO। अब देखिए MTSO क्या है? मोबाइल टावर, मोबाइल, ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है जहाँ पे कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग देखने को मिलती है, या फिर जो वायरलेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके माध्यम से इस पर निगरानी की जाती है, ठीक है। जो टावर है, जो भी नेटवर्क है, उस पर निगरानी की जाती है, उसको ट्रैक किया जाता है। अब ट्रैक क्यों किया जाएगा? ताकि उसमें कमी या फिर जो भी प्रॉब्लम उसको सर्च किया जाए और उसके नेटवर्क को और अच्छा मतलब अच्छी सेवाएं प्रदान किया जाए। तो एक प्रकार से नेटवर्क को निगरानी करके ट्रैक करने का काम करती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं।
तो MTSO मतलब एक प्रकार से मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, जिसे हम शॉर्ट में MTSO बोलते हैं, एक सिस्टम है जो कि यूज़र के पास जो सेल फोन टावर होते हैं उसकी रीडिंग करता है, उसकी निगरानी करके स्वचालित रूप से सेल फोन यूज़र के सापेक्ष सिग्नल को ट्रैक कर रखता है। ठीक, उसके ट्रैक को रखता है। और MTSO सिस्टम जो है ऑटोमेटिक रूप से एक सेल फोन टावर से दूसरे सेल फोन टावर सेल फोन की सेवा को स्विच करता है, जिसके आधार पर टावर जो है यूज़र को सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करता है। मतलब ट्रैक करने के पश्चात जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको दूर करेगा और अच्छी सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त MTSO एक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सेल फोन यूज़र को सेंट्रल ऑफिस से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जो तब उन यूज़र को लंबी दूरी के क्षेत्रों से जोड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, ये टावर हो गया, ठीक है, ये वाला टावर हो गया और ये वाला टावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है सारी निगरानी करता है। GSM प्रणाली में उपयोग किए गए मोबाइल हैंडसेट को मोबाइल स्टेशन कहा जाता है और सेलुलर स्विचिंग सेंटर को MTSO के रूप में पहले के एनालॉग टेलीफोन सिस्टम जैसे कि AMPS में भी जाना जाता था। वर्तमान में MTSO को GSM में MSC या फिर मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर इसे हम बोलते हैं, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के हैंड ऑफ है क्या, आगे जानेंगे हम। उनमें अधिकांश MSC या फिर MTSO द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक छोटा नेटवर्क ऑपरेटर केवल MSC पर जो है एक प्रकार से नियोजित कर सकता है, जबकि एक बड़े ऑपरेटर को कई MSCs की आवश्यकता होती है। मतलब छोटे में जो है केवल एक MSC लगता है और बड़े में हम देखें तो बहुत सारे MSCs लगते हैं। MSC हैंडओवर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कई बेस स्टेशन नियंत्रकों को शामिल करने वाले जो हैंडओवर है, जिन्हें कि इंट्रा BSC बोलते हैं, इंट्रा MSC बोलते हैं, हैंडओवर के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही कई MSCs को शामिल करते हैं जिन्हें इंटर MSC हैंडओवर भी कहा जाता है। अब MTSO सिस्टम जो है फ़ायदेमंद है क्योंकि वे सेल फोन यूज़र को प्रत्येक टावर पर मैनुअल रूप से स्विच किए बिना उपलब्ध सेल फोन रिसेप्शन की अधिकतम मात्रा का अनुभव करने की अनुमति देता है। साथ ही MTSO सिस्टम भी काफ़ी लाभप्रद है क्योंकि वे लगभग तात्कालिक है और हर समय यूज़र के सेल फोन के रिसेप्शन की निगरानी करता है। आगे जानते हैं एक टॉपिक और है, जैसे कि हैंड ऑफ का मतलब क्या है। मान लीजिए, देखिए, हम जब मोबाइल पर बात करते हैं तो हमारे जो सिग्नल है उसको कोई ना कोई टावर यहाँ पर रिसीव करता है और सामने भेजता है, ठीक है। तो ऐसा जो है इसकी एक निश्चित दूरी होगी, मतलब जो टावर है उसकी एक निश्चित दूरी होती है, जो कि हमने पढ़ा है। अब एक बात बताइए, हम ये स्थायी रूप से यहीं बैठकर बात करेंगे क्या? अब ये बात करने का जो है एक स्थायी रूप से बैठने का, तो हम अगर घर में हैं कहीं हैं तो चलो ठीक है, पर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका जो टावर है जो हमको रिसीव कर रहा था हमारे सिग्नल को, ये कहीं ना कहीं इसकी रेंज तो ख़त्म होगी। तो रेंज जब ख़त्म होगी तो दूसरे टावर की रेंज चालू होगी, तो दूसरे टावर की रेंज यहाँ चालू हो गई मान लीजिए, ठीक है। और दूसरे टावर की रेंज भी एक तरीके से कुछ निश्चित दूरी पर है। तो जब एक टावर से दूसरे टावर में नेटवर्क को हम ट्रांसफ़र करेंगे या फिर जो कंपनी है वो ट्रांसफ़र करेगी, तो इसमें एक समस्या होने वाली है, कॉल ड्रॉप होने की। मतलब या तो सिग्नल कटते हैं या फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो ड्रॉप होने की समस्या है, इससे बचने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी का। यानी कि एक टावर से सिग्नल को दूसरे टावर में ट्रांसफ़र करते समय जो दिक्कत होती है, उस दिक्कत से बचने के लिए हमको हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होता है, जो क्या करती है, इस नेटवर्क मतलब इस टावर के नेटवर्क को यहाँ पर स्विच कर देती है दूसरे में। तो इस प्रकार बहुत सारे नेटवर्क का जाल है, जिसे सेलुलर ट्रांसमिशन हम बोल सकते हैं, बेस स्टेशन जो आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हैंड ऑफ आप समझ गए होंगे, कॉल ड्रॉप होने की समस्या से बचने के लिए हैंड ऑफ का उपयोग किया जाता है, जो कि एक टावर के नेटवर्क को दूसरे टावर के नेटवर्क में कनेक्ट कर देती है, स्विच कर देती है। मतलब जब एक मोबाइल यूज़र एक सेल मतलब एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में ट्रैवल करता है, तो उस समय वह एक सेल को अटेंड कर रहा होता है और एक रेडियो बेस स्टेशन की रेंज से बाहर जाता है, तो दूसरे बेस स्टेशन में एंटर करता है। तो क्या होता है, सटे होते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी चैनल का प्रयोग, मतलब जो है एक प्रकार से सटे हुए फ्रिक्वेंसी चैनल का प्रयोग नहीं करते। तो क्या करता है, सेल की लाइन के बीच में क्रॉस करता है। जैसे देखिए, यहाँ इस टावर से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया और फिर इस टावर से यहाँ आया, तो इसमें हम देख सकते हैं। तो या तो इसमें कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी या तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। तो कॉल ट्रांसफ़र करना ज़्यादा बेटर है। तो कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए हैंड ऑफ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हैंड ऑफ है तब इम्प्लीमेंट होता है जब कॉल एक रेडियो से दूसरे रेडियो में ट्रांसफ़र होती है। इस ट्रांसफ़र में मोबाइल इक्विपमेंट एक सेल को छोड़ता है तथा दूसरे सेल में प्रवेश करता है। जब एक मोबाइल यूज़र एक सेल को छोड़ता है
तो रिसेप्शन कमज़ोर होता है और इस बिंदु पर सेल साइट एक हैंड ऑफ के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके अलावा मोबाइल टेलीफोन कॉल को एक नए सेल में स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी चैनल में स्विच करता है और यह यूज़र को अलर्ट या रुकावट के बिना यूज़र को हैंड ऑफ का कोई नोटिस नहीं करता है, मतलब नोटिस नहीं होता है। अब दो प्रकार के हैंड ऑफ होते हैं, एक होता है हार्ड हैंड ऑफ और एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ जो होता है सस्ता होता है और यहाँ हम देखें तो एक वास्तविक ब्रेक, मतलब एक प्रकार से जो है एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब स्विच करता है तो यहाँ पर हार्ड हैंड ऑफ का उपयोग किया जाता है और ये बहुत जल्दी होता है। मतलब एक प्रकार से उपयोगकर्ता द्वारा शायद ही इसको देखा जा सकता हो, क्योंकि हार्ड हैंड ऑफ के लिए डिज़ाइन किए गए सिस्टम की सेवा के लिए केवल एक चैनल की आवश्यकता होती है और ये काफ़ी किफ़ायती विकल्प है और यह उन सेवाओं के लिए पर्याप्त है जहाँ मामूली देरी की अनुमति हो सकती है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट हम बोल सकते हैं। और सॉफ्ट हैंड ऑफ की अगर बात करें तो ये जो है दो अलग अलग बेस स्टेशन, यहाँ पे एक बेस स्टेशन की बात की जा रही थी एक से दूसरे में, और यहाँ पे दो अलग अलग बेस स्टेशन की बात की जा रही है। तो ये ज़्यादा जोड़ने के लिए, ज़्यादा मतलब जो है ज़्यादा बेस स्टेशन को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये हैंड ऑफ के दौरान कोई ब्रेक ना लगे, मतलब यहाँ पे नॉर्मल ब्रेक की आभास हो सकता है पर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगता, तो ये काफ़ी महंगा होता है। हार्ड हैंड ऑफ मतलब हार्ड हैंड ऑफ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। चलिए बेस स्टेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। बेस स्टेशन जैसे कि मैंने बताया टावर होता है, तो ये एक टावर होता है। टावर में देखिए रिसीवर्स होते हैं, ट्रांसीवर मतलब जो है एक प्रकार से रिसीवर और सेंडर दोनों होते हैं। तो यहाँ देखिए कि एक्सएल केबल के माध्यम से ये देखिए बेस बैंड यूनिट होती है जहाँ पे आपको जनरेटर वगैरह और बहुत सारी मशीनें देखने को मिलती हैं और इसी से जो है मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होते हैं। तो बेस स्टेशन आप समझ गए, टावर के आसपास जो भी चीज़ें होती है, टावर का जो एरिया होता है वो बेस स्टेशन कहलाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस स्टेशन एक जो है रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का जो है एक प्रकार से कलेक्शन होता है और एंटीना होता है। एंटीना देखें एक जो टावर खड़ा होता है। मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। बेस स्टेशन रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क और मोबाइल उपयोगकर्ताओं के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखता है। और बेस स्टेशन जो है कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र को सेल कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़े बेस स्टेशन एक प्रकार से कवर करता है एक क्षेत्र को, तो उसे हम सेल कहेंगे। और UMTS में बेस स्टेशन को नोड भी कहा जाता है। नोड मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को नोड कहते थे, उसी प्रकार इसमें भी बेस स्टेशन को नोड कहा जाता है। बेस स्टेशन एक कैरियर नेटवर्क पर कस्टमर सेलुलर फ़ोन के लिए संचार की एक निश्चित बिंदु है और इसमें जो है एक एंटीना मल्टीपल एंटीना से भी जुड़े होते हैं जो कि सेलुलर नेटवर्क में सिग्नल को कस्टमर फ़ोन और सेलुलर डिवाइसेस तक पहुंचाता है। यह उपकरण एक मोबाइल स्विचिंग स्टेशन से जुड़ा होता है जो कि सेलुलर कॉल को पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क यानी PSTN से जोड़ता है। साथ ही मोबाइल बेस स्टेशन रेडियो सिग्नल भेजता है, साथ में प्राप्त भी करता है और सेल क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार भी होता है। एक विशिष्ट सेल टावर कई भागों से बना होता है। अब देखिए भाग कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो एंटीना हो सकता है जो कि खड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए पूरा टावर या सहायक संरचना हो सकती है जिसके अंतर्गत और बहुत सारी सपोर्टेड चीज़ें आती है। हार्डवेयर हो सकता है जो कि इसके अंतर्गत जो इसमें काम करता है। लिंक हो सकते हैं जो कि वायर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक बेस स्टेशन बनाते हैं। चलिए ये तो हमने पढ़ ली यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मोबाइल कंप्यूटिंग, और यहाँ पे हमने पढ़े GIS के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।